everyone, how are you? This is Shanvi and I welcome you to all concept classes. देखिए एक नया टॉपिक इंट्रिंसिक इक्वेशन और नेचुरल इक्वेशन। देखिए सारा इस टॉपिक के अंदर कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं है। इस पार्ट के अंदर या इस पॉइंट के अंदर हेडिंग के अंदर सिर्फ आपको समझना है और ये बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये सबसे बड़ी इक्वेशन बन जाएगी या बड़ा टॉपिक बन जाएगा जो क्लियर ही नहीं होगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन और नेचुरल इक्वेशन। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, इंट्रिंसिक इक्वेशन या नेचुरल इक्वेशन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं और एक छोटा है, तो मान लीजिए क्या है, ये 3 बच्चे हैं, ये क्या खड़े हैं, एक साथ खेल रहे हैं। ठीक, 2 बड़े हैं इसमें और एक छोटा। काफ़ी खराब ड्राइंग है मेरी, बट समझने के लिए हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके हैंड्स की बात करूं तो ये वाला हैंड क्या होगा, इसका राइट हैंड होगा और ये वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये राइट होगा एंड ये लेफ्ट होगा। क्लियर। अगर मैं इस बच्चे के रेफरेंस में बात करूं तो ये बच्चा कहाँ है, इसके लेफ्ट में है ना, ये बच्चा कहाँ है, इसके लेफ्ट में है। अगर मैं इस बच्चे को रेफरेंस लेके इस बच्चे की बात करूं तो ये क्या है, इसके राइट में है। समझ में आ रहा है, इसके लिए ये लेफ्ट में है, इसके लिए ये राइट में है। अगर मान लीजिए हम इस बच्चे को कहीं छुपा दें यहीं पर, ठीक, अगर इससे कहें कि अब इस बच्चे को क्या करना है, खोजना है, तो देखिए अगर हम इससे कहेंगे कि तुम अपने लेफ्ट में ढूंढो तो इसे ये मिल जाएगा। अगर हमने इसे कहा कि तुम अपने लेफ्ट में ढूंढो तो इसे नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो बच्चा इसके राइट में है। तो अगर हमने इससे भी कह दिया लेफ्ट में ढूंढो तो इसे ये बच्चा नहीं मिलेगा। सिमिलरली इससे कह दिया कि आप अपने राइट में ढूंढो तो इसे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने इसे भी कह दिया कि आप अपने राइट में ढूंढो तो इसे वो बेबी नहीं मिलेगा। समझ में आया इतना? मतलब क्या था इसका, कि जब हमने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। क्या कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, तो ये इक्वेशन इसे फाइंड करने की या इसकी पोजीशन फाइंड करने की या इसे फाइंड करने की इक्वेशन बदल गई, है ना। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं तो जिस पॉइंट को हम फाइंड करते हैं तो वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अलग अलग इक्वेशंस देती है हमें। ठीक, समझ में आए? ये एक एग्जांपल हो गया। अगर आप इसे मैथ में देखें, अपनी मैथ लैंग्वेज में देखें, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए तो क्या है कि ये क्या है आपका, मान लीजिए ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से हम कोऑर्डिनेट या कुछ भी फाइंड करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर ही हमने ले लिया है P। ये P प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये P क्या है, ऐसे बाहर निकला हुआ है ना, ये बाहर P है। इस पॉइंट से अगर मतलब इसके लिए अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो इक्वेशन कुछ और होगी। अगर हमने वैसे ही इसका क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, बदल दिया। ये था x, ये y था एंड ये z था। अब ये x डैश, y डैश और z डैश है, तो अब इस रेफरेंस से इस p को फाइंड करने की इक्वेशन बदल जाएगी। जैसे पोजीशन वेक्टर के केस में होता है ना, अगर हम यहाँ से किसी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो वो कुछ और होगा, और यहाँ से उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो वो कुछ और होगा। मीन्स किसी पॉइंट के लिए अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है कि हमें इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखना होगा कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जितने भी चेंज कर ले हमें इक्वेशन वही मिले। जैसे जो मैंने भी एग्जांपल लिया 3 बॉयज़ का, उसमें क्या था कि ये जो बीच वाला बच्चा था, अगर हम क्या कहें कि इस बच्चे को फाइंड तो करना है, इसे खोजना है, लेकिन हमने क्या कह दिया कि इसके राइट गाल पे तिल है। ठीक, क्या कह दिया कि इसके राइट गाल पे तिल है। समझ में आ रहा है इतना? तो अब जो ये दोनों पर्सन है, जब इसे खोजेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि लेफ्ट में है कि राइट में है। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक चीज पे फोकस करेंगे, वो क्या होगी कि उसके राइट चीक पे तिल है। समझ में आया? राइट चीक पे क्या है, उसके तिल, तो वो उससे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब उससे मतलब नहीं होगा कि ये कहाँ है और ये कहाँ है। ठीक, वैसे ही हमें यहाँ करना होता है, ऐसे इक्वेशन लिखना होता है या इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना होता है कि जब हम फ्रेम
ऑफ रेफरेंस बदल दे तब भी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ गया इतना? अब देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बदलेगी, है ना। लेकिन अगर हम इसी जगह आर्क लेंथ की बात कर लें, इसकी आर्क लेंथ की बात कर लें, तो ये क्या है, मान लीजिए ये कोई कर्व है आपका, ये क्या है, कोई आपका कर्व है। अगर इस कर्व की लेंथ मान लीजिए L है, ठीक। अगर ये चीज हमने चेंज नहीं किया, ये कर्व नहीं चेंज किया और उसे ऐसे बना दिया, तब भी तो इसकी लेंथ उतनी रहेगी। लेंथ क्या रहेगी, उतनी रहेगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी भी हो गई, है ना। डिस्टेंस फाइंड करना एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और स्केलर क्वांटिटी के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर ये क्या हो रहा था, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे थे, डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा था उसकी। जब स्केलर पे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आर्क लेंथ में अगर हमने कोई इक्वेशन लिख दी तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा गया है, ठीक। इससे एसोसिएटेड हमें क्या क्या मिल जाएगा, कप्पा और टॉर्सन। मतलब इनकी इक्वेशन हमें लिखनी होगी एस के टर्म्स में। क्या है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एस, जी इज द फंक्शन ऑफ एस। यही होती है हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन और नेचुरल इक्वेशन। समझ में आया, क्लियर हो रहा है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप लिख सकते हैं, कर्व इज स्पेसिफाइड इन सच अ वे दैट is continued or its curvature and torsion are function of arc length। इसके कर्वेचर और टॉर्शन क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ होने चाहिए। समझ में आया? कर्व को हम इस तरीके से बनाएं कि उसका कर्वेचर और टॉर्शन क्या हो, आर्क लेंथ के टर्म्स में आ जाए, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन। मीन्स जहां पर ही रेफरेंस चेंज करने पे इक्वेशन पे फर्क ना पड़ रहा हो। क्लियर, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। इसके आगे हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ स्पेस कर्व, तो उस पर बात करते हैं हम। देखिए अब क्या पढ़ना है हमें, फंडामेंटल थ्योरम्स फॉर स्पेस कर्व। उसमें पहली थ्योरम क्या है जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, यूनिकनेस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व। देखिए इसके अंदर क्या है, अ कर्व इज यूनिकली डिटरमाइंड एक्सेप्ट एज टू पोजीशन इन स्पेस when its curvature and torsion are given functions of arc length। मतलब एक कर्व यूनिकली बोला है, मतलब कर्व क्या होगा, एक यूनिक होगा या उसके जैसा कोई नहीं होगा, ठीक। अ कर्व इज यूनिकली डिटरमाइंड, उसे यूनिकली डिटरमाइन करेंगे या उसे यूनिकली कहेंगे या उसे एक कहेंगे कब, उसकी पोजीशन पे ध्यान नहीं देना है हमें। पोजीशन से मतलब नहीं होगा कि वो कहाँ है, ठीक। in space when its curvature and torsion are given function of arc length। अगर उसके curvature और torsion क्या है, functions हैं किसके, arc length के हैं, तो curvature unique होगा। मतलब अगर हमने एक दो कर्व लिए हैं तो क्या होना चाहिए, वो दोनों कर्व सेम होंगे अगर इसे हम फॉलो करें। समझ में आ रहा है? क्या करें, अगर इसे फॉलो करें तो दोनों कर्व सेम होंगे, मतलब एक ही कर्व होगा जब ये कर्वेचर और टॉर्शन की जो इक्वेशन होंगी आर्क लेंथ में होगी। और इसे कैसे कह सकते हैं, अगर दो कर्व्स हैं और उनकी इंट्रिंसिक इक्वेशन सेम है। इंट्रिंसिक इक्वेशन अभी मैंने सिखाया था ना, जैसे कर्वेचर है कप्पा, इसके लिए एफएस और टाउ के लिए जीएस। अगर क्या किया हमने, इनकी इंट्रिंसिक इक्वेशंस को सेम कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों कर्व एक ही है। समझ में आया? कर्व क्या है, एक ही होगा, उसी पे ही ऐसे ये डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारी क्या होती है, यूनिकनेस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व। मतलब स्पेस कर्व होने की यूनिकनेस क्या है, कि वो एक ही कर्व होगा जिसमें इंट्रिंसिक इक्वेशंस क्या होंगी, जब सेम हो जाएंगी तो वो कर्व क्या होगा, एक ही कर्व होगा, अलग अलग दो कर्व नहीं होंगे अलग अलग केसेस के लिए। तो इसे प्रूफ क्या करना है इसमें और कैसे करना है, वो दोनों ध्यान से देखिए। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो क्या कह रहा है कि कर्व एक ही होने चाहिए, ठीक, और आर्क लेंथ के टर्म्स में इक्वेशन है। अगर हमें किसी कर्व को यूनिक प्रूफ करना है, यूनिक मतलब कि उसकी तरह कोई नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्रडिक्शन। हम मैथ्स में जनरली क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट लेते हैं। मतलब कि हमें अगर दिखाना है कि वो एक है तो हम मान के चलेंगे कि वो दो है,
है ना। तो मान लिया कि हमारे पास दो कर्व है, एक की इक्वेशन r है, दूसरे की इक्वेशन क्या है r1। क्लियर, एक की इक्वेशन r है, एक की इक्वेशन r1 है। यूनिकनेस में हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। प्रूफ क्या करना है कि r जो है वो r1 के इक्वल होंगी। दोनों इक्वेशंस है ना, दोनों अलग अलग करके, तो इन्हें हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि जब s0 था, s0 था मतलब अभी आर्क लेंथ 0 है। ठीक, आर्क लेंथ क्या है, 0। आर्क लेंथ 0 है, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहां से क्या होना है, आर्क बनना है, तो s0 है मतलब आर्क लेंथ 0 है, तो अभी कुछ बना नहीं। ठीक, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब यहाँ से बनना शुरू होंगे, अभी तो ये पॉइंट ही हुआ, तो इस पॉइंट से मान लीजिए एक कर्व, दो कर्व लिए, तो हमें मान लीजिए एक कर्व ऐसे बन गया और एक कर्व ऐसे बन गया। क्लियर, ये दो कर्व बन गए, कर्व की तरह नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये दोनों क्या हो गए, कर्व बन गए। क्लियर, अब देखिए जब s इक्वल्स टू 0 है तो इट मीन्स जैसे TNB, इन्हीं के रेफरेंस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। TNB क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल देन बायनॉर्मल। तो अगर हम TNB पे बात कर रहे हैं तो पहले r का, ये r था, ये r1 था, पहले के लिए जो t होगा वो t1 के लिए इक्वल हो जाएगा, b इक्वल हो जाएगा b1 के लिए, एंड n इक्वल हो जाएगा n1 के लिए। सब यूनिट वेक्टर्स है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि s इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, सारी चीजें क्या होंगी, वहीं पर ही कोइंसाइड हो जाएंगी। ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि वो सारी चीजें क्या होंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। जब ये सारी चीजें एक साथ इक्वल हो जाएंगी तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कब, जब s क्या है, इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया, हमें प्रूफ करना है कि जब x इक्वल्स टू समथिंग एल्स हो, तब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर ही, कि ये सारी इक्वल होंगी। क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि हमें हर केस के लिए, s के हर पॉइंट के लिए प्रूफ करना है कि r जो है r1 के इक्वल होगा। जब हर पॉइंट के लिए r जो है r1 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा तभी हो सकता है कि ये कर्व इसी के ऊपर बना दिया जाए, या फिर ये कर्व और दोनों कर्व एक ही कर्व हो, है ना। तो मीन्स अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ये तो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास TBN है, T1 B1 एंड N1 है। ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों एक्सिस के अलोंग। अब ध्यान से सुनिए, देखिए हम सब जानते हैं कि जो T होता है वो इक्वल होता है R डैश के। किसके इक्वल होता है, R डैश के। देखिए डैश यूज हो रहा है, मीन्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में। अगर हम t का डॉट कर दें t यूनिट वेक्टर 1 के साथ, मैं अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं भी लगा रही हूँ तब भी उसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर सही है। तो t का अगर हम डॉट t1 के साथ करें और उसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें s के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, हमें मिलेगा यहाँ से t डॉट t1 बाय ds प्लस t1 डॉट dt बाय ds। क्लियर। और एक चीज आपको याद होगी, जो t यूनिट वेक्टर डैश होता है वो इक्वल होता है कप्पा n के, किससे, सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले से। क्लियर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, t डॉट t डैश मतलब t1 का डैश प्लस t1 डॉट t यूनिट वेक्टर का डैश। क्लियर। अब देखिए t यूनिट वेक्टर डैश कप्पा n होता है, जब ये t1 है तो यहाँ क्या है, n1 है। इट मीन्स जो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो क्या होगी, t डॉट कप्पा n1, क्या होगा, कप्पा n1। देखिए कप्पा एक स्केलर कर्वेचर है, तो कर्वेचर तो वही रहने वाला है क्योंकि s के पॉइंट हम वही ले रहे हैं, है ना। s का पॉइंट वही ले रहे हैं, जो हमने अगर यहाँ पर ही 1 लिया हुआ है तो वहाँ पर भी 1 लिया हुआ है। तो कर्वेचर और ये टॉर्शन पे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किस पे पड़ता है, वेक्टर्स पे पड़ता है। प्लस t1 डॉट यहाँ क्या होगा, कप्पा n। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसे ds बाय d बाय ds का हम निकाल दें अगर n का डॉट n1 यूनिट वेक्टर के साथ। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए n डॉट dn1 बाय ds प्लस n1 डॉट dn बाय ds। क्लियर इतना। अब देखिए ये जो सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले से ये क्या है, स्क्यू कर्वेचर
है ना, और n यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है हमारे पास, टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ही पुट करेंगे, ये क्या है n यूनिट वेक्टर डैश है, तो यहाँ पर ही क्या लिखेंगे n, और यहाँ पर ही सीधा वैल्यूज की पुट कर दे तो टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ही क्या होगा b1 और यहाँ पर t1, ठीक है, प्लस n1, यहाँ पर क्या क्या आएगा, टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, d बाय ds किसके लिए, b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर 1 के लिए, दोनों अलग अलग कर्व के लिए। फिर क्या होगा ये b डॉट db1 बाय ds प्लस b1 डॉट db अपॉन ds इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है db बाय ds, ये है b यूनिट वेक्टर डैश। तो b यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है हमारे पास, टॉर्सन, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर। पता है ये सब, मैं सब कुछ करा चुकी हूँ। तो यहाँ क्या रखेंगे b डॉट, इसके जगह पे क्या रखेंगे माइनस का टाउ n, यहाँ पर ये क्या है 1, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b1 डॉट माइनस टाउ n। क्लियर इतना, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब देखिए d बाय ds t डॉट t1 प्लस d बाय ds n डॉट n1 प्लस d बाय ds b डॉट b1, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है t कप्पा n1, t कप्पा n1। तो अगर आप इसे देखें और इसे देखें, कप्पा t है, यहाँ भी कप्पा t है, और n1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस में, तो ये क्या होगा इससे कट हो जाएगा। क्लियर। फिर ये क्या है t1 कप्पा n, t1 कप्पा n, यहाँ देखिए क्या है t1 कप्पा, और n यहाँ से जाएगा तो क्या मिल जाएगा t1 कप्पा, तो ये यहाँ से इससे डिवाइड हो गया, ठीक। फिर क्या है यहाँ n टाउ b1 है, और यहाँ पर ही देखिए क्या है n टाउ b1 है और निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, ये कट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या है n1 टाउ b, ठीक, तो यहाँ क्या है n1 टाउ b, जो कि क्या है निगेटिव में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कट। क्लियर। तो इससे हमें क्या मिल गया, इन तीनों का सम मिल गया हमें 0। कोई डाउट नहीं इसमें, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब पूरा मेन काम स्टार्ट होता है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों का सम 0 दे रहा है। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाय ds t डॉट t1 प्लस n डॉट n1 प्लस b डॉट b1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे 0 आ रहा है, तो ये क्या रहा होगा, पहले कुछ कांस्टेंट ही तो रहा होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तब भी इधर क्या मिल जाएगा कांस्टेंट। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 है या किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, तो डिफरेंशिएशन से पहले वो वैल्यू क्या हुई रहती है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा t डॉट t1 प्लस n डॉट n1 प्लस b डॉट b1 इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, मान लीजिए a, ठीक। ये क्या मान लिया हमने, कोई कांस्टेंट है। अब देखिए ये तीनों क्या है 0 के, कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो इससे हमें एक चीज़ देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब s 0 के इक्वल होगा तो ये कंडीशंस लगेंगी। हम मान लें कि ये जो कंडीशन है, हमें एक ही कंडीशन को हर केस के लिए चेक करनी होती ना। तो हम अगर इसे 0 के लिए देखें, जब s इक्वल्स टू 0 लिया था हमने, तो सब क्या थी, सारी यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल थी। तो t क्या हो जाएगी, यहाँ पर t1 जो t के इक्वल है, तो t डॉट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, t डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, t डॉट के ही इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है एकदम, डाउट तो नहीं हो रहा है। मतलब
अब देखिए क्या होगा, t का डॉट होगा t से, या t1 का डॉट होगा t1 से, क्योंकि आपस में इक्वल हो गए इस पॉइंट पे, प्लस n का डॉट होगा n से, प्लस b का डॉट होगा b से, इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनिए, जब दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट में है, दो वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसे ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, t का मैग्नीट्यूड, फिर ये वाले t का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक, cos थीटा होगा। जब एक वेक्टर अपने साथ ही दूसरे वेक्टर का मतलब अपने साथ ही खुद का ही डॉट प्रोडक्ट लेता है, तो एंगल थीटा क्या हो गया, जीरो। ये तो यूनिट वेक्टर्स थे, तो इनका मैग्नीट्यूड खुद से 1 हो गया है। और ये cos थीटा मतलब cos 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, मतलब पूरे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1। सिमिलरली इसकी भी 1 और इसकी भी 1। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, 1 + 1 + 1 = a, मीन्स a = 3। कांस्टेंट क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक। एक स्पेशल केस लेके हमने क्या किया, कांस्टेंट को फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये कांस्टेंट उठा के यहाँ पर ही रख दें, a = 3 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही रख रहे हैं, t डॉट t1 प्लस n डॉट n1 प्लस b डॉट b1 = 3, है ना। ये क्या हो गया, = 3 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दीजिए। जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, t का मैग्नीट्यूड, t1 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक, प्लस n का मैग्नीट्यूड, n1 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, प्लस b का मैग्नीट्यूड, b1 का मैग्नीट्यूड cos थीटा = 3। यही दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो t, n और b है, ये क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos थीटा एंड cos थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 3 cos थीटा = 3, विच मीन्स cos थीटा = 1। cos थीटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स थीटा की वैल्यू पुट करने पे हमें 1 मिल रहा है। समझ में आ रहा है, थीटा की वैल्यू पुट करने पे 1 मिल रहा है। तो थीटा कब हम क्या क्या रखते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 1 मिलती है, तो थीटा को अगर हम 0 रखें, 2 पाई रखें, 4 पाई रखें, तो क्या मिलती है हमें, वैल्यू 1 मिलती है। समझ में आया, वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था, खाली हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी S0 रख के। अब देखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है कि थीटा क्या है, 0। थीटा क्या है, 0। इट मीन्स थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि एंगल 0 है। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि एंगल 0 है। एंगल 0 मतलब कोई वेक्टर्स हैं, उन्हीं के बीच का तो एंगल 0 होगा। अगर एंगल ये मान लीजिए ये था एंगल, तो अगर हमने इसे ही 0 कर दिया तो ये उठ के यहाँ आ गई है, या ये उठ के यहाँ चली गई है, यही तो हुआ है ना। तो थीटा क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, आपके पास थीटा 0 हो गया, मीन्स ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है। समझ में आया, मतलब जो t है वो t1 के इक्वल है, n है वो n1 के इक्वल है, और b जो है वो b1 के इक्वल है। समझ में आया। आप ऐसे नहीं समझ रहे तो देखिए, ये सब मत कीजिए, आप यहीं पर देखिए, ये 3 है और इन्हें ओपन किया हमने, तो cos थीटा किसके बीच में लाई करता है, cos थीटा का लाई करने का इंटरवल होता है 0 से 1, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है। अगर वो 3 दे रहा है प्रोडक्ट में, अगर वो प्रोडक्ट में 3 दे रहा है, तो मैक्सिमम cos की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर हम 3 बार 1 को ऐड करेंगे तभी वो हमें 3 देगा। समझ में आया, जब 3 बार हम ऐड करेंगे cos को तभी वो 3 देगा। तो यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाएगा, cos थीटा क्या मिल गया, 1। और थीटा जब 0, 2 पाई, 4 पाई रखेंगे तब हमें 1 मिलता है। मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो गया है, 0 हो गया। समझ में आया, जब उनके बीच का एंगल ही 0 हो गया तो दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल। t क्या हो गया, t1 के इक्वल। क्लियर, ये सारी केस समझ में आ गई। अब t क्या होता है, r'। t किसके इक्वल होता है, r' के। सिमिलरली t1 किसके इक्वल हो जाएगा, r1' के। इसे लिखें तो अगर हम लिख सकते हैं r1 माइनस r1' इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ डिफरेंशिएट है, और
इसे हम लिख दें अगर इस तरह r माइनस r1 इक्वल्स टू 0, कुछ गलत नहीं होगा। इसे ही लिखा है इस तरीके से, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिल जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया अगर किसी का डिफरेंशिएशन करके हमें 0 मिल रहा है, अगर किसी का डिफरेंशिएशन करके हमें 0 मिल रहा है मतलब उससे पहले वो वैल्यू क्या रही होगी? कांस्टेंट। इट मीन्स r1 माइनस r1 क्या रहा होगा? कांस्टेंट a। कांस्टेंट, पहले भी कांस्टेंट a लिया था, अब क्या ले लीजिए यहाँ पर ही, अब यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है c, ठीक, ये कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गई कंडीशन, लेकिन हमें क्या करना है? s के हर पॉइंट पे चेक करना है इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। तो s0 के लिए हमने पहले ही एज्यूम किया था कि जो r होती है, मीन्स जब s0 है तो r जो है वो r1 के इक्वल होते हैं। s0 पे r जो है r1 के इक्वल होती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ फिर से s इक्वल्स टू 0 पे चेक करें, मतलब हमें s इक्वल्स टू 0 पे भी तो वैल्यू चाहिए ही ना, तो अगर हम s इक्वल्स टू 0 पे चेक करें कि कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ही क्या रख दें? r माइनस r जो है r1 के इक्वल हो गया, तो r माइनस r रख दें तो हमारे पास कांस्टेंट क्या मिल जाएगा? 0 वेक्टर मिलेगा। देखिए ये सब वेक्टर्स है ना, 0 वेक्टर्स, मतलब कांस्टेंट क्या मिल गया? 0 मिल गया। इट मीन्स कांस्टेंट 0 मिल गया, यहाँ कांस्टेंट रख देंगे तो s की अब हर वैल्यू के लिए r जो है इक्वल्स टू r1 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए हमने s0 स्पेशल केस लिया है, लेकिन हमें चेक तो s0 पे भी करना था, तो हमने s0 की कंडीशन रख के कांस्टेंट निकाला, और फिर अब जब रखेंगे जितनी भी वैल्यूज रखेंगे, अब r की जितनी भी वैल्यूज रखेंगे सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर अब यहाँ से c इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया, मतलब r1 माइनस r1 इक्वल्स टू 0 मिल गया। अभी आप s छोड़िए, अब देखिए आप r की कोई भी वैल्यूज रखिए, वो दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गई मतलब ये s के हर पॉइंट पे होंगे या s के हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन फॉलो हो गई। ये तो हमें प्रूव करना था। समझ में आया? जब r इक्वल्स टू r1 हो गया है, r इक्वल्स टू r1 हो गया तो s की हम कोई भी वैल्यू दें तो r क्या होंगी? दोनों इक्वेशंस सेम आएगी। समझ में आया? s के हर केस के लिए r जो है वो r1 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स जो कर्व है वो यूनिक है, कर्व जो है वो एक है। मीन्स अगर r जो r1 के इक्वल हो गया है तो वो s की हर वैल्यू के लिए r जो है वो r1 के लिए इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स वो जो इक्वेशंस हैं या वो जो दोनों कर्व हैं वो क्या हो गई है? एक हो गई है। और जब इंट्रिंसिक इक्वेशन, देखिए ये इंट्रिंसिक इक्वेशन s के ही टर्म्स में आएंगी, है ना, क्योंकि s की ही तो वैल्यू हमें डिफाइन है। तो जो इंट्रिंसिक इक्वेशन जब आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? कर्व यूनिक हो जाता है। यही हमारी डेफिनेशन थी। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये फंडामेंटल थ्योरम थी, यूनिकनेस थ्योरम थी। इसके बाद हम एग्जिस्टेंस थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं पहले से। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।